नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विज्ञान का लेसन पौधों को जानिए जो अपने कर रहे थे। उसका आधा भाग जो रह गया था 7वें लेसन का, उसको अब करेंगे। कहाँ से शुरू करना था? जड़ से। कि चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बूझों में कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? तो पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में अपने और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप है छठा। इसके लिए उसने आवश्यक सामग्री क्या कहा है कि 2 गमले लें, कुछ मिट्टी लें, खुरपी लें, ब्लेड लें, कैंची एवं जल लें। तो यह क्रियाकलाप 4-5 बच्चे मिलकर कर सकते हैं। कि बगीचे में से क्या करें कि खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे लेने हैं। उन्हें उखाड़िए और ध्यान रहे कि उनकी जड़ों की कोई क्षति न हो। खरपतवार ऐसे पौधे उखाड़ने हैं कि जड़ों की कोई क्षति न हो। और खरपतवार का जो एक पौधे को तो एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए और दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। पहले को तो वैसे ही लगा दो मिट्टी डालकर, दूसरे की जड़ों को काट दीजिए। अब उसे फिर लगाए। तो इसे नियमित रूप से जल दें और 1 सप्ताह तक ऐसा करते रहें, जल देते रहें। उसके बाद इसका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में आपने नियमित रूप से पानी दिया है, परंतु एक ही जड़ नहीं थी। तो इस क्रियाकलाप से आप क्या समझेंगे कि एक पौधा तो सही होगा, जिसकी जड़ काटी थी, तो क्या वह पौधा सही होगा? नहीं, वह पौधा सही नहीं होगा, क्योंकि पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उसका जो मुख्य भाग है वो क्या है? जड़ है। इसके बाद 7वां क्रियाकलाप है। इसके लिए आवश्यक जो सामग्री है वो क्या है? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। क्या करो, 2 कटोरियाँ ले लो, इसमें भीगी हुई जो रुई है उसको रख दीजिए। कटोरियाँ ले लिए और एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के दाने रखिए। 2 कटोरियाँ ली, एक में चना, दूसरी में मक्का। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नए ना बन जाए। तो 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो क्या नवोदित बीज सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है और क्यों? तो क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से निकाल पाते हैं और उन्हें मिट्टी डालकर खोद कर निकालना पड़ता है। तो जो जड़ें हैं वो पौधों की मिट्टी में क्या होती है? मजबूती से जम जाती है, जकड़े रहती है और इन्हें मिट्टी से पौधों का जो क्या कहते हैं? स्थिरक कहते हैं। जड़ें वो मिट्टी के अंदर ऐसी पूरी सेट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थिरक कहते हैं। आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है और जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप करते हैं अगला। किस आपने 2 क्रियाकलाप किए हैं अभी, एक ये किया है और एक पीछे वाला। तो इस क्रियाकलाप के आधार पर हम क्या देखना है अपने को कि चने के जो पौधों की जड़ों को देखिए समान दिखती है और जो दूसरी मक्का की पौधे की जड़ें हैं उनकी आकृतियां चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का व चना लिखिए। चने व मक्के की जो जड़ों में क्या समानता है और क्या वे एक दूसरे से भिन्न है, अपने उनकी जड़ों को देखकर ही पता लगा सकते हैं। ये देखो, एक ही जड़ें कौन सी तो चने की है और कौन सी मक्के की है। तो मक्के की जड़ें कौन सी है? ये वाली मक्का है और ये वाला चना है। तो ए में तो क्या लिखोगे? मक्का और बी में क्या लिखोगे? चना। तो इसके बाद क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए। यहाँ बहुत से खरपतवार हो और कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों को मिट्टी धोकर अलग करके उनका निरीक्षण करें। आप कि खरपतवार को निकाल लो, जड़ों समेत निकालो, फिर मिट्टी धो लो और फिर जड़ों का निरीक्षण करो। तो आप क्या देखते हैं कि जो सभी खरपतवार हैं वो पौधे की जड़ें या तो इसकी तरह है, क्या इसकी तरह है, क्या इसकी तरह है, इसका आप निरीक्षण करके पता लगा सकते हो। इसके बाद जिन पौधों की जड़ें तो इसकी तरह होती है कि एक शाखा होती है, उसके बाद उसके आगे भाग पतले 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 निकलते हैं, तो इन जड़ों को तो क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। इन जड़ों को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं।
छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ें कहते हैं। और जिन पौधों की जड़ें इसके समान होती है, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बस सारी ही एक जैसी इसे जाड़ी के रूप में यहीं से निकलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सभी जड़ें समान नहीं होती, तो इन्हें जकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं। इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं, इन्हें मूसला जड़ कहते हैं। इसके बाद एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए कि मूसला जड़ वाले पौधों को तो अलग कर लो, रेशेदार जड़ वालों को अलग कर लो। तो बूजो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया कि यदि वह जानता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकते हैं। आपने जैसे कोई आम का पौधा एक बार उगा, आपको उसकी जड़ का नहीं पता था, आपने उसको उखाड़ कर उसकी जड़ का पता लगा लिया, लेकिन अगली बार जब आप किसी को बताओगे या कोई पूछना चाहेगा तब आप उसको आसानी से बता सकते हो कि इस पौधे की जड़ मूसला है या रेशेदार है। अब उसको उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपको पता ही चल गया। तो क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिराविन्यास और जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिराविन्यास और जड़ को इसमें आप भर सकते हो कि पौधे का नाम भर दोगे और जड़ का प्रकार और सिराविन्यास का प्रकार भर सकते हो। पत्तियों को देखकर इसका पता चल जाएगा। तो हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। तना है जो फिर वो जल व खनिज को कहाँ तक पहुँचाता है? पत्ती तक पहुँचाता है। पत्तियाँ क्या करती है? सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करके भोजन बनाती है और फिर वो भोजन को क्या करती है? तने के माध्यम से वो जो पेड़ के सभी भागों तक पहुंचा देती है। तो इसी प्रकार इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। सभी भागों की जरूरत पड़ती है। जड़ उसको ग्रहण करती है, फिर तने को देती है, तना आगे जाकर पत्तियों को देता है, फिर पत्तियां भोजन बनाकर वापस तने को देती है और तना सारे भागों में पहुंचाता है। तो इसलिए सभी भाग मिलकर ही इसका कर सकते हैं भोजन का निर्माण। तो इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम, ये क्या हैं? जड़ें हैं एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफ मार्ग वाला होता है? कितने कार्य करता है? चित्र में जैसे दर्शाया गया है, तो तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे? दो तरफा का अर्थ है कि कुछ पदार्थ ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कुछ नीचे की तरफ, मतलब दोनों तरफ ही वो कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प गुलाब के पौधे के 3 आरेख हैं जो ABC में दर्शाए गए हैं। अभी आपको दिखाएंगे इसके बारे में। ये है, एक कली है, एक पर पत्तियां हैं और एक पर फूल भी लगे हुए हैं। तो क्या आपने, ये तो पहला है, ये तो फिर क्या है? गुलाब पत्ती विहीन है, इसकी पत्ती नहीं है। दूसरा पत्ती सहित है लेकिन पुष्प विहीन है। और तीसरे में इसमें पुष्प भी है, पत्ती भी है, और ये क्या है? संपूर्ण गुलाब का पौधा है। अध्ययन करने के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी न लें, क्योंकि ये एक पुष्प नहीं है वरना पुष्पों का गुच्छ है। ये पुष्प एक पुष्प नहीं है, पुष्पों का गुच्छ होता है। तो क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम या अमरूद के कुछ पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले होते हैं? इनके पुष्प देखे हैं? तो देखो, एक क्रियाकलाप करते हैं, उसमें पता चलेगा कि एक पुष्प कलिका और निम्न में से किसी भी पौधे के 2 पुष्प ले लो, धतूरा के ले लो, गुड़हल के या गुलाब के। ठीक है, लेने के बाद खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की क्या कहलाती है? पंखुड़ियाँ। जो पुष्प है खिला हुआ है, इसका प्रमुख भाग है जो पत्तियां होती है पुष्प की, ये क्या कहलाती है? पंखुड़ियाँ। और विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने देखा है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? उन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कर अपने निम्न क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं कि किसमें कितने बाह्य दल हैं, क्या वे आपस में जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र हैं, बाह्य दल पंखुड़ियाँ किन रंगों की है, और आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं या स्वतंत्र हैं।
तो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप एक पुष्प का निरीक्षण करते हुए दे सकते हैं। पुष्पों का प्रेक्षण देखो, पौधे का नाम है गुलाब, बाह्य दलों की संख्या एवं रंग। तो रंग गुलाब के अनेक होते हैं, सफ़ेद भी, गुलाबी भी और कच्चा रंग गुलाब 2-3 रंग के होते हैं। पंखुड़ियों के रंग व उनकी संख्या 5 रंग हैं। बाह्य दल जुड़े हैं या स्वतंत्र हैं तो ये पृथक हैं, और पू केसर स्वतंत्र या पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र है। स्त्री केसर इसमें उपस्थित होता है या नहीं होता है? उपस्थित होता है। तो विद्यालय या किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अपने अध्ययन कर सकते हैं और उसकी सारणी बना सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देखेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो, वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दो। पंखुड़ियों को भी हटा दो, जो बाह्य दल है उसको भी हटा दो। 7.22 को ध्यान से देखेंगे तो आपके पुष्प में स्त्री केसर और पू केसर को आप पहचान सकते हैं। जैसे 7.22 है, इसको हटा दिया तो इसके अंदर पू केसर और एक स्त्री केसर जो पाए जाते हैं। स्त्री केसर नीचे का भाग है ये, और पू केसर ऊपर वाला है। तो क्या पू केसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? ऐसे तो नहीं पहचानोगे, जब निरीक्षण कर लोगे तो पता चल जाएगा। तो अपने पुष्प में पू केसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पू केसर का चित्र बनाकर उसका नामांकित कीजिए। ये पू केसर के भाग हैं। देखो, ये परागकोश होता है ऊपर वाला भाग तो, और नीचे वाला क्या होता है? तंतु होता है। पुष्प के जो केंद्र में, बिल्कुल केंद्र में ये स्थित होता है, इसे स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते तो आप सबको हटा दो, ऊपर के नीचे जो बचेगा वो क्या है? स्त्री केसर है। इसके बाद क्रिया ही स्त्री केसर का आपको चित्र बताया गया है कि अंडाशय है, ये वर्तिका है। और इसके बाद क्रियाकलाप 11 कि आइए आप एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे कि यह स्त्री केसर का सबसे निचला व फूला हुआ ये वाला भाग क्या है? अंडाशय है। तो इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, और यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाता है। देखो, अंडाशय की एक स्लाइड और प्लेट पर आप रख कर उसके ऊपर से काट सकते हो। अंडाशय को काटने के बाद सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की आप बूंद रख दीजिए, और आवर्धक लेंस की सहायता से आप इसके आंतरिक, ये भाग सीधा दिखाई नहीं देगा, लेंस की सहायता से आपको दिखाई देगा। इसमें ये आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देगी। इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग को आप अपनी चित्र बनाकर भी समझ सकते हो। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए आप विद्यालय, किसी पार्क, बगीचे में पुष्प लेकर उनके धीरे धीरे करके एक एक भाग को, बाह्यांड को हटाकर आप उसके बारे में समझ सकते हो। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पू केसर व स्त्री केसर पाए जाते हैं? तो ये जरूरी नहीं है। पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। तो क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल व पंखुड़ी समान हो सकता है और असमान भी हो सकते हैं? तो इसके बाद क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? हाँ, बिल्कुल है। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पू केसर, स्त्री केसर की संख्या में भी अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। दोनों भाग पाए भी जा सकते हैं, पू केसर, स्त्री केसर, और किसी में नहीं भी पाए जा सकते। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया है। आप पुष्पों के कार्यों को, विषयों को अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे, और हम फलों के विषय में भी पढ़ेंगे। जितना इस पाठ में था वो आपको पूरा हुआ। पत्ती का कार्य बताया गया आपको, तने का कार्य बताया गया, तने के बारे में, जड़ों के प्रकार के बारे में बताया गया, शाख झाड़ी वृक्ष में कौन सा है, जड़ों के प्रकार के बारे में बताया गया, शाख झाड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया। तो कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पुष्प के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पू केसर। सभी पुष्प अलग अलग भी हो सकते हैं, और सभी पुष्पों में सारे भाग पाए जाएं यह भी जरूरी नहीं है। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ।